सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा टॉपिक चला हुआ था संसाधन के रूप में लोग। इकोनॉमिक्स पोर्शन का ये टॉपिक था और इससे पहले पीरियड में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, सकल और विकास का किस प्रकार से अलग अलग क्रियाओं में संलीन होना और अपनी आजीविका को कमाना, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़े थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसरण पर अचल संपत्तियों का स्वरूप लेखा उत्पादन आता है। क्रियाकलाप अपने निवासक क्षेत्र किसी निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और वहां गांव और कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं तो पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप किन क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में रखेंगे, बताइए। ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता हो और उपविष्ट अपने परिवार का खाना बनाता, सकल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन है। महिलाओं का अलग काम होता है और पुरुषों का अलग। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज को देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार में पालन पोषण का खर्च करता है। परिवार के लिए दी जाने वाली सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है और इस तरह महिलाओं में सेवाओं के लिए तब तक भुगतान किया जाता जब तक श्रम बाजार में प्रवेश करती है। उनके लिए पुरुष सहयोगी। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं का अलग अलग व्यवसाय है। पुरुष सहयोगी को ही इसी तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शीला को कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा, निम्न कौशल स्तर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी के लिए सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार, निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रस्तुति अवकाश, शिशु अवकाश, अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्राथमिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया जिनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सेवा उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन के साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशलों का निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर और निर्धारित करती है। साक्षर स्वस्थ शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है। स्वास्थ्य जनसंख्या की परिसमितियाँ होती हैं। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में शकल की शिक्षा के बाद वर्षों से अच्छी नौकरी के लिए अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसके लिए नए एक्सचेंज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज विकास के लिए शिक्षा का योगदान व राष्ट्रीय सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। प्रशासन और कार्यक्षमता को बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक पहुंच, धारण, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया जाता है। इस मामले में लड़कियों का विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसी प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। वही
संस्था संख्या में हाई स्कूल में विद्यार्थियों के ज्ञान के कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध करने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए मिला हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यवसाय 1951-52 में 0.64 से बढ़कर 15.3% बजटीय अनुपात हो गया। उससे के बाद केंद्रीय और राज्य सरकार में दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के बाद यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया। इसे साक्षरता दर 1951 की साक्षरता दर बढ़ी। किस वर्ष भारत की साक्षरता सर्वाधिक रही? ये मुख्य पॉइंट बनते हैं। भारत में पुरुषों की साक्षरता अधिक क्यों है? पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? आप भारत के लोगों को साक्षरता का परिकलन कीजिए और 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बात और मैं बता दूं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने जा रहे हैं। उसके लिए जितना सिलेबस हमने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में किया है, उसी में से आपका पेपर बनेगा और करना है। दूसरी चीज़, आज के लिए जो आपका पॉइंट बनता है, जनसंख्या की गुणवत्ता और शिक्षा पर महत्वपूर्ण नोट्स लिखने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।